हेलो दोस्तों, जो पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। इस सीरीज़ का जो मेन मोटो ये है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक डायरेक्शन को पता करते हैं कि किस डायरेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है। तो आज हम प्रियम्बल का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि प्रियम्बल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक कैसा ट्रेंड है प्रियम्बल के टॉपिक से और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसके अंदर 13 में आया, 17 में क्वेश्चन पूछा गया, 17 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में 2 क्वेश्चन आए और 21 में एक क्वेश्चन आया दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुए हैं ये देख लीजिए और कैसे हो सकते हैं, ये डायमेंशन हमको निकालनी है। डायमेंशंस तो पहले डायमेंशन क्या है कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इस टेक्स्ट का जो प्रियम्बल है वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन लेके आए थे पंडित नेहरू, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उस वही इवोल्व होके प्रियम्बल बना। आखिरी में इसी को एडॉप्ट किया गया, इसी को पास किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कि हम क्या विजन लेके आए हैं, हम क्या विजन लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, ये कि हमको हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्होंने हमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम उनको क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये पूरा डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उसको बाद में ही एडॉप्ट करके प्रियम्बल का रूप दिया गया। तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो कीवर्ड्स है ना प्रियम्बल के अंदर, उससे क्वेश्चन बनता है। इसमें बहुत सारे आप क्वेश्चंस देखेंगे इसी के बेस्ड पे हैं, कीवर्ड्स के बेस्ड पे। उसके बाद प्लेस कहाँ एडॉप्ट किया गया, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डेट भी देख लीजिए 26 नवंबर 1949। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया एक, थोड़ा सा उसका ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, कि फला फला डेट पे लाइक 26 जनवरी 1950 पे हमारा स्टेटस क्या था। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटस क्या था, और क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो इन चीज़ों के ऊपर, इन डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ब्रीफली देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से। तो जैसे कि मतलब बता रहा हूँ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए आप, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोगों ने हम वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सोवरेनिटी है वो पीपल्स में ही लाई करती है, सोवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। हम लोगों ने ही उसको सोवरेन बनाया है। ठीक है, तो सोवरेनिटी जो है वो पीपल में ही लाई करती है। जस्टिस शास्त्री थे, चीफ जस्टिस शास्त्री, उनका जजमेंट है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जान है वो पीपल के द्वारा ही आई है, वो सोवरेनिटी हमसे ही फ्लो हुई है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये इसको हमेशा याद रखना आपको। और जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ऐसा नहीं कि हमको गवर्नमेंट ने दिए या स्टेट ने दिए, नहीं, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ये वी बीइंग ह्यूमन, दिस इज इनहेरेंट इन अस कि सर्टेन राइट, वी शुड एंजॉय सर्टेन राइट्स। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में सोवरेन की हम पे किसी की भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो दैट इज़ वाई वी आर सोवरेन। सोशलिस्ट, क्योंकि हम सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को हम वी फॉलो, कि हम एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ नहीं होने देंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। दैट इज़ वाई वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। वी आर सेकुलर, वी गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। इस पर तो पेटिशन भी डाल दिया गया है कि वी आर नॉट सेकुलर कंट्री रिसेंटली। देन वी आर डेमोक्रेटिक बिकॉज वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वी आर हैविंग पीरियडिकल इलेक्शंस होते हैं, हम हमारी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। देन रिपब्लिक जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो सो ये जो सारी की सारी जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको एक्सप्लोर करनी है, इसी से क्वेश्चन बनता है। अब ये देख लीजिए 2013 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसे पूछा गया इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। अब देख लीजिए, अब ये आंसर है प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इन दोनों के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस बताया गया है। ठीक है, अब प्रियम्बल में तो क्लियरली बताया गया है, ये देखिए
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो बताते हैं, राइट टू वर्क है, इक्वल पे, और प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सभी इकोनॉमिक जस्टिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर 2015 का एक क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ, ये एग्जैक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सॉरी प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना वो प्राइमा फेसी जल्दी से पढ़ोगे तो अब यूनिटी और इंटीग्रिटी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो कई बार गलती से हम इसको और कॉन्फिडेंस में प्रियम्बल का आंसर लिख के देते हैं। तो आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। इवन इफ यू आर 100% श्योर, एक बार डाउट से इसको दोबारा पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इसका क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, क्योंकि ये 51A सब क्लॉज सी का हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है ये, जस्ट ए मिनट। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट embodied in the preamble of the Constitution of India? तो liberty of thought, economic liberty, liberty of expression and liberty of belief। तो economic liberty जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है हमारे preamble में, तो ये रॉन्ग आंसर था इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब प्रियम्बल मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे उसको लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। उसके डिस्कशन में बोला गया है, पंडित नेहरू बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया और पूरा जो इंडिया है हमारी तरफ देख रहा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू देम, कि इनके लिए हम क्या लेके आएंगे, कैसे क्या प्रोविजंस हम लेके आएंगे। तो उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनके कुछ ड्रीम्स हैं। ये फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने ऐसे ही नहीं लड़ा था, उसी को ध्यान में रख के हम ये डॉक्यूमेंट लेके आने वाले हैं। तो उनका माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। तो इसका आंसर प्रियम्बल है, ए। अब नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन पूछा, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। सेकेंड, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो लीगल इफेक्ट ईदर, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। एंड फोर्थ वन, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मेरे ख्याल से आपको लक्ष्मीकांत में ये इसका आंसर नहीं मिलेगा क्लियरली, एक्चुअली शायद दिया भी हो, लेकिन ये इसमें 2-3 जजमेंट इन्वॉल्व हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहली बात तो प्रियम्बल पार्ट है, ये तो क्लियरली है, केशवानंद भारती केस में क्लियरली बताया गया था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर भी है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दीनानाथ शुक्ला में बताया है कि प्रियम्बल इज आल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना आप। अब क्वेश्चन क्या है कि इसका लीगल इफेक्ट रिलेटेड है, तो इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इंडिपेंडेंटली कोई ये डायरेक्शन इश्यू कर रहा है किसी को, ना ही कोई काइंड ऑफ ये बता रहा है कि स्टेट को ये नहीं करना है। सीधी सीधी बात, इसमें कुछ एक हमारे बेसिक एस्पिरेशंस इसमें कि हम अपने हमारे कैसी हम पॉलिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसा हम हमारा नेशन को हम देख रहे हैं, इसमें एक आइडिया दिया है उसके अंदर। तो बहुत सारे जो जजमेंट, रिसेंटली पुट्टास्वामी जजमेंट था और नवतेज सिंह जौहर जजमेंट था, उन सभी में स्पेसिफिकली बोला है चीफ जस्टिस ने कि जो राइट्स को हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो प्रियम्बल में भी क्या दिया गया है उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो प्रियम्बल को दूसरे जो राइट्स वगैरह हैं
उसकी उसकी लाइट में इसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो जो सोशल जस्टिस की बात की गई है और प्रियम्बल में भी मेंशन है, उसी की बेसिस पे नवतेज सिंह जौहर में भी जजमेंट में इसको हेल्प मिला था। नाउ 2020 का अगला क्वेश्चन है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसमें प्रियम्बल और एक्टिव प्रिंसिपल तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर था कि हाँ, प्रियम्बल में भी हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो राइट्स रिलेटेड हैं, इक्वालिटी की उसमें बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की उसमें बात करते हैं, ये चीज़ें हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड आर्टिकल 29 है इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, उसमें स्पेसिफिकली बताया कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं कम्युनिटी के प्रति जो हमको करना चाहिए। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 2020 का, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये देखिए एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछा इसने। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे हैं। अब ये सेकुलर वर्ड यहाँ पे है और सेकुलर और सोशलिस्ट ये 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड किए गए थे। तो इसका भी सिग्निफिकेंस है। अब क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी नेक्स्ट में 42nd अमेंडमेंट के ऊपर जब हम लेते हैं ना डायमेंशन एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से। अब यहाँ से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक डायमेंशन निकल के आ गई कि हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियरली आपने देख लिया होगा कि प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट से, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो ये तो आपको पक्का करना चाहिए। अब यहाँ पे इसने क्या दिया है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। हम कहने को तो हम सेकुलर हैं, हमारी पॉलिटी हमेशा सेकुलर रही है सिंस द बिगनिंग, लेकिन क्लियरली एग्जैक्टली कब हुआ, ये 42nd में अमेंडमेंट में हुआ। उससे पहले हम सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही थे। तो इसका आंसर बी है। तो ऐसे ही हमको एक्सप्लोर करने हैं क्वेश्चंस, उनकी डायमेंशन ऐसे ही निकाल के लेके आनी कि किस कैसे किसी ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है, कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसी को एक्सप्लोर करना है। तो ये देखिए प्रियम्बल से कितने क्वेश्चंस बने हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन बन के आए हैं। तो ऐसे आपको फोकस करना है डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।